नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई सर्कुलर रीजन हो, इंटीग्रेशन हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, ख़ास फिगर्स जो हैं, ख़ास हमारे पास कुछ ऐसे एरिया, ऐसे रीजन्स हैं जिनका हम एरिया फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन के जरिए। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर सर्कुलर कोई भी हमारे पास रीजन हो या सर्कुलर फिगर हो तो उसका हम एरिया पाई आर स्क्वायर की मदद से फाइंड कर सकते हैं। या कोई ट्राइंगल है तो उसका एरिया हमारे पास हाफ इंटू ए इंटू बी यानी आल्टीट्यूड इंटू बेस या बेस इंटू हाइट उसकी हो सकता है। और या फिर हमारे पास अगर कोई भी रेक्टेंगुलर फिगर है तो उसकी लेंथ और वेथ को मल्टीप्लाई करके उसका एरिया फाइंड हो सकता है। इसके अलावा अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है उसका भी एरिया हम इसी तरह से लेंथ और विड्थ के जरिए मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्रेपीजियम है जिसकी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, दो नॉन पैरेलल हैं, तो उसका भी हम जो उसकी हाइट है, हाइट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड से डिवाइड बाई 2। अब अगर हमारे पास बास कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमारे पास किसी प्लेन में, जैसे एक प्लेन है, इस प्लेन में हमारे पास कोई रीजन हो, उसका हमने एरिया फाइंड करना हो। रीजन से मुराद ये कि जैसे ये लाइन है, इस लाइन के नीचे जो रीजन है उसका हमने एरिया फाइंड करना है कि वो कितना रीजन कवर किया हुआ है इसने। तो इसे हम कहते हैं कि ये लाइन भी हो सकती है, कोई आर्बिट्रेरी रीजन हो सकता है, कोई लाइन हो सकती है, कोई कर्व हो सकता है। ठीक है, तो इस रीजन के नीचे जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है कि वो एरिया क्या है। अच्छा, अब एरिया क्यों फाइंड करना होता है, इसकी क्या रीज़न है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये तस्वर करते हैं कि हमारे पास एक हमारे पास एक कार है जो कि मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये उसका वेलोसिटी, और ये हमारे पास लेट्स से इसको रब कर देते हैं। ये हमारे पास उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मुराद क्या है कि उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आ रही है और जब पूरे 8 घंटे तक इसकी वेलोसिटी यही रही। अब अगर हमें इसका ये फाइंड करना हो कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 20। ठीक है, और टाइम कितना था उसका, 8 आवर्स। उसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 160 किलोमीटर। अब हमें एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब है। एरिया अंडर द कर्व का मीनिंग ये है, हमारे पास जो यहाँ पर भी देखें तो हमने वही काम किया है। अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर लूँ, एक ये रेक्टेंगल बन जाती है। ठीक है, इसकी रेक्टेंगल का एरिया कैसे आता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है इसकी, 8, और विड्थ कितनी है, 20। तो वही हमारे पास 160 ही आ जाएगा, जो ये है। यानी हम एक्चुअली जब हमारे पास इस किस्म की प्रॉब्लम आ जाए प्लेन में कि जिनका हमने एरिया देखना हो कि अंडर द कर्व, यानी उसको हमने सॉल्व करना हो, थर्ड क्वांटिटी हमने फाइंड करनी हो, तो दोनों की मदद से आ सकती है। तो हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं। एरिया अंडर द कर्व का मीनिंग क्या है, हमने देख लिया कि ये सेम वही है। वही हमारे पास थर्ड क्वांटिटी, हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं उसका, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इस तरह से आता है। ये तो वो कंडीशन है जबकि उसका उसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमारे पास ये फिगर किस तरह से बनेगी कि वो कुछ देर तक चलती है आगे और फिर जाके वो देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल के उसमें हम एक कार में बैठे हुए हैं और वो कार स्टार्ट हुई है, तो हम सबसे पहले उसमें क्या देखेंगे कि हमारे पास एक स्पीडोमीटर होगा जो ऐसे, फॉर एग्जांपल वो
ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक, और जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो ऐसे मूव करेगा। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे जाकर, यानी फॉर एग्जांपल 8 सेकंड्स के बाद, हम सेकंड्स ले लेते हैं यहाँ पे, 8 सेकंड्स के बाद वो ब्रेक अप्लाई कर देता है। इससे पहले उसकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज करती जा रही है, हम देख रहे हैं कि इंक्रीज करती जा रही है। उससे ग्राफ कुछ इस किस्म का बनेगा। हम ये देखते हैं कि ये तकरीबन 8 सेकंड्स के बाद स्टॉप हो गई है, रुक गई है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि ये रुक गई है। ब्रेक्स हम खैर यहाँ पे जैसे स्टॉप की बात कर लेते हैं, ब्रेक्स अप्लाई और फिर रिटार्डेशन, डिसलरेशन, तो उसमें फिर सिर्फ हम इसे समझते हैं कि भी यहाँ पे उसने, ये उसकी पीक, उसकी वैल्यू थी, उसके बाद उसने ब्रेक्स अप्लाई की तो ग्रेजुअली उसकी वेलोसिटी स्लो होती होती यहाँ पे डाउन है, यानी टाइम हमारे पास यहाँ पर है, ऐसे है, और वेलोसिटी हमारे पास ये। अब वेलोसिटी उसकी ज़ीरो से शुरू हुई, अब हमें ये चाहिए कि उसका फॉर एग्जांपल हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है या डिस्टेंस फाइंड करना है किसी खास पॉइंट में, हमने डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। ये हमारे पास ज़ीरो है और ये हमारे पास 8 है। फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं 1 और 5 के बीच में, 1 और 5 के बीच में। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये इसके नीचे जो है जितना भी एरिया आ रहा है वो फाइंड करना होगा। ये एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हम इसे चॉप करते हैं। चॉप करेंगे डिफरेंट स्मॉल इक्वल इक्वल विड्थ की ट्राइंगल्स में, रेक्टेंगल्स में सॉरी। तो इस तरह से इसे मुख्तलिफ पीसीज में चॉप करें। मुख्तलिफ जो पीसीज या स्लाइसिस इसके आते हैं, उन स्लाइसिस का फिर हम एरिया फाइंड करते हैं। इन स्लाइसिस का हम एरिया फाइंड करते हैं। जैसे फर्स्ट स्लाइस का फाइंड कर लें हम, एरिया कैसे आएगा इसका, यानी जो भी टाइम है मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी जो भी यहाँ पर है फर्स्ट पे, वो ऐड कर दिया जो टाइम और वेलोसिटी है सेकंड जो स्लाइस है हमारे पास उसमें, इन तमाम का हम सम कर लें तो हमारे पास फिर क्या बनेगा, उसका एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, या जो थर्ड क्वांटिटी हम फाइंड करना चाहते हैं वो। अब ये नंबर ऑफ एरियाज जो जो हम बढ़ा देंगे, ये नंबर ऑफ एरियाज अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 1 2 3 4 हैं, या यहाँ पे 4 एरियाज हैं, जैसे 4 एरियाज अगर हैं, इन एरियाज को जैसे हम इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा जो एरिया की जो अप्रोक्सीमेशन है, ये क्या होगी, ये अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये एग्जैक्ट बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन इस तरह से है कि हम यहाँ पर जब ये रेक्टेंगल बनाते हैं, हम तो एरिया फाइंड करते हैं लेंथ इंटू विड्थ के साथ। रेक्टेंगल यहाँ पे देखें, रेक्टेंगल किस तरह बनती है, रेक्टेंगल हमारे पास यूँ बनेगी, जबकि यहाँ से ऐसे ये कर्व है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कैसे जाएगा, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसकी ये पीक ले लें, या हम इसको ऐसे टच कर लें, इसको ऐसे टच करें, तो फिर इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसका इजाफी हो रहेगा, ठीक है। तो ये इसको जो हम कम, ये इनको हम अगर रिड्यूस करना चाहें, ये जो हमारे पास ये जो पोर्शंस आ रहे हैं रिड्यूस करना चाहें, तो हम इसको मज़ीद छोटी, मज़ीद मज़ीद इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जो पोर्शंस हैं ये फिर रिड्यूस हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ़ स्लाइसेस बढ़ाने से हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन बढ़ जाती है। और जब हम स्लाइसेस बढ़ाते हैं तो हमारे पास फिर एक नई टर्म हमारा का इजाफा होता है, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। यानी जब भी हम इसे इन नंबर ऑफ़ अप्रॉक्सीमेशन, जो नंबर ऑफ़ हमारे पास स्लाइसेस हैं, इनको हम ले जाते हैं अप टू, अप्रोच करते हैं अप टू इन्फिनिटी, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में, तो फिर हम उस सम को, जो सम हमारे पास होता है, उसको हम ये भी ये देखें, ये ऐसे एस की बिगड़ी हुई शक्ल, यानी हमारे पास ऐसे 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 लिखते हैं, तो ये एस की ही शक्ल है बिगड़ी हुई। तो ये एक हम इंटीग्रेशन का साइन है, ये हम फिर ये साइन यूज़ करते हैं, इंटीग्रल का साइन। जब भी हमारे पास ये नंबर ऑफ स्लाइसेस बढ़ जाते हैं तो हम इसे ये इंटीग्रेशन का साइन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम 1 और 5 के बीच में फाइंड कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 1 और 5। अब देख सकते हैं कि 1 क्या है, इस इंटरवल की लोअर लिमिट है, और 5 क्या है, इस इंटरवल की अपर लिमिट है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे क्या होगी, लोअर लिमिट, और ऊपर अपर लिमिट होगी। अगर हम इसकी शेप को मज़ीद देखना चाहें कि किस किस्म की है, तो यहाँ पे अगर ऐसे में एक इंटीग्रल साइन बनाऊँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पे लिखा डी, यहाँ पे लिखा एफ,
dx, ये इंटीग्रल की शेप है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, इसे हम कहेंगे ये क्या है, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये है। ये इसी तरह से हमारे पास क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कहलाएगा इंटीग्रल साइन ये हमारे पास जो भी इसके अंदर है, यानी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये सारा के सारा हमारा वो है, मगर ये फंक्शन, ये हमारा है फंक्शन द इंटीग्रेंड, जो भी इसके अंदर है इंटीग्रल साइन के अंदर है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेंड। ये इसके अंदर फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास जो होगा एक्स, जो होगा एक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इसकी रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है, ये उसकी लिमिट्स हैं, इंटीग्रल साइन है। और इस पूरे को हम रीड कैसे करते हैं, इस पूरे को हम अगर हम देखें तो इस पूरे को हम रीड करेंगे कि इस पूरा जो है हमारे पास इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ एफ, तो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, जो हमारे पास इंटरवल था वो, इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी। आगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल सकते हैं, आपके एक्स के हिसाब से है कि एक्स हमारे पास क्या है, इंटीग्रल वेरिएबल। अब इसके बाद कुछ इसके जो लिमिट्स के साथ एसोसिएटेड कुछ रूल्स हैं हमारे पास। रूल से मुराद ये है कि लिमिट चेंज होने से या लिमिट सेम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर हम सम लें या डिफरेंस लें तो वहाँ पे लिमिट किस तरह से चेंज होती है। तो वो कुछ रूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं अभी सोल्यूशन से पहले। उससे पहले हम, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन होती किस तरह से, इंटीग्रेशन हम करते कैसे। तो ये इसे जो हमारे हमने जो इंटीग्रल लिखा है, सॉरी मैं अभी ये भूल गया बताना आपको, जो इंटीग्रल लिखा है जिसमें हमारे पास यूं लिमिट्स होती हैं, ठीक है। अभी मैंने लिखा था एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये है कि इसकी हमें कोई ना कोई डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है, यानी ए से बी हमारे पास लिमिट्स मौजूद हैं, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं ए के बी और बी के दरमियान है। अगर इसकी ये लिमिट्स ख़त्म हो जाएं, यानी लिमिट से मुराद ये है कि अगर मैंने अभी ए से बी लिया, अगर मैं पूरी होल डोमेन की बात करता हूँ, तो मेरी जो अप्रोक्सीमेशन है एरिया की वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। ये ख़ास हमने इंटरवल में फाइंड करना है, फिर हमें क्या यूज़ करना है, डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करना है। और अगर हमें ये कहा जाता है कि नहीं आप पूरे होल डोमेन पे फाइंड करें, तो फिर हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करना है। उसके लिए फिर यूँ लिखते हैं, लिमिट्स गायब हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है। दोनों की इंटीग्रेशन का मेथड सेम है, सिवाय जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें एक स्टेप रह जाता है, तो जहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई। तो अभी हम रूल्स की बात करते हैं। रूल्स विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की।
डेफिनेट इंटीग्रल्स के रूल्स की विद रिस्पेक्ट टू वो लिमिट्स हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हमारे पास अगर ऐसे लिमिट गिवन हो जैसे ए और बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, किसी वजह से हमें ये लिमिट स्विच करनी पड़े, यानी बी को नीचे और ए को ऊपर लाना पड़े किसी वजह से, कोई भी रीज़न हो हमारे पास, कोई रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन में, अगर हम ये लिमिट स्विच करेंगे तो हमारे पास इसके साथ ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक बात ये याद रखनी है आपने। ठीक है, सेकंड फिर हमारे पास ये है कि अगर हमने किसी वजह से, हमारे पास अगर ऐसे क्वेश्चन गिवन है कि लिमिट्स लिमिट्स ये ट्रिकी क्वेश्चन भी ऐसे हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन हो दोस्तों जिसमें दोनों लिमिट सेम हो, तो जब भी दोनों लिमिट सेम होंगी, ठीक है, ये थोड़ा करीब हो गया, तो लिमिट सेम होंगी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास फिर ये रूल सिर्फ डेफिनेट के साथ है, ये भी डेफिनेट के साथ है, ये भी जो रूल हम कर रहे हैं ये इनडेफिनेट के साथ भी ये रूल अप्लाई होता है। यानी अगर ए से बी कोई लिमिट दी हुई है और के कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है फंक्शन के साथ, कांस्टेंट कोई भी 2 3 4 5 कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है फंक्शन के साथ, तो ये कांस्टेंट के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगी, ये बाहर आ जाएगा ए बी, यानी इंटीग्रल जो भी आएगा इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल ऑफ के हो जाएगा। यानी अगर आपने एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल फाइंड किया है तो वो मल्टीपल ऑफ के हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसके अलावा फोर्थ रूल फिर हमारे पास है सम और डिफरेंस का। अगर हम जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो अगर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर उनके ऊपर हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, यानी सम, इसे हम कह सकते हैं कि ये सम और डिफरेंस का है, मैं नाम इसका नहीं लिखता, ये हमारे पास अगर इस तरह से है, हम ए और बी और एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, ये ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट कर लेते हैं, प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, कोई और फंक्शन है वो भी एक्स पे डिपेंड करता है, वो भी एक्स पे है विद रिस्पेक्ट, और डी एक्स। अगर हम इस पे इंटीग्रेशन किस तरह से अप्लाई होंगे, ठीक है, तो इस पे इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे कि हमारे पास इंटीग्रल साइन दोनों के ऊपर आ जाएगा और डी एक्स भी आ जाएगा साथ, ए और बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस, तो प्लस हो या माइनस हो, फिर यहाँ पर इसी तरह से ए और बी इंटीग्रल साइन और जी ऑफ एक्स और साथ डी एक्स। हमने क्या देखा कि इंटीग्रल साइन अंदर ब्रैकेट के अंदर जाकर, यानी उससे ब्रैकेट जब ओपन हुई तो मल्टीप्लाई हो गया ईच जितने भी क्वांटिटीज हैं, दो प्लस माइनस हो रही है, तीन हो रही है, चार हो रही है, जितनी भी हैं हर एक के साथ डी एक्स भी मल्टीप्लाई हो गया और इंटीग्रल साइन भी आएगा। डी एक्स याद रखिए कि इंटीग्रल साइन जब भी हो तो डी एक्स के बगैर सिर्फ फंक्शन जो है वो कंप्लीट ये नहीं होता है, इसके अंदर जो हमारा इंटीग्रेंट है वो कंप्लीट फंक्शन प्लस जिसके रेस्पेक्ट से उसको इंटीग्रेट करना है, वो दोनों चीज़ें लाजमी होती हैं। इंटीग्रेशन को हम रिवर्स ऑफ डेरिवेशन भी कहते हैं, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, जो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं हमारे पास उनके साथ ये टर्म एसोसिएटेड। अच्छा, फोर्थ फिर हमारे पास हो गया, फिर फाइव में फिर हमने ये करना है, हमारे पास बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फाइव में कि हमारे पास अगर यूँ गिवन हो कि ए से डी लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स की और ऐड हो रही है एक और, इससे आगे कंटिन्यूटी में है बी से ऑनवर्ड आगे, यानी बी से आगे सी पे कंटिन्यूटी में है एक और लिमिट, ठीक है, और वो हमारे पास लेट से फंक्शन है सी एफ ऑफ इसी फंक्शन पे
बाद दफ़ा कंटिन्यूस फंक्शन को दो मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड है, एक ए से बी लिमिट है, फिर बी से सी लिमिट। इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए से सी, और ये फंक्शन हमारे पास वो सेम है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि हमारे पास, जैसे हमने पीछे अभी एक इंटरवल की बात भी की थी, 1 से हमने 5 देखा था। अगर हमारे पास ऐसे हो कि कोई भी 1 से एक ये 5 है, और यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, प्लस 5 से ऑनवर्ड फिर कंटिन्यूटी में फिर स्टार्ट होता है, 5 से 8 है, और ये वही फंक्शन है जो पहले हमने इसको इंटीग्रेट किया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 1 से टोटल 8 तक, 1 से 8 तक, और क्या हो जाएगा, फंक्शन वही है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फंक्शन सेम। ठीक है, ये हमारे पास इसके जो 5 रूल्स हैं, ये देख लिए। ये रूल्स जो है हमारे पास जो थर्ड रूल था, ठीक है, थर्ड रूल जो है वो हमारे पास थर्ड रूल वो एसोसिएटेड है, थर्ड और फोर्थ रूल सम और प्रोडक्ट, जो सम और डिफरेंस वाले, ये इंडेफिनिट के साथ भी एसोसिएटेड है, उनके साथ भी ये अप्लाई होता है। तो अभी हम देखते हैं कि इंटीग्रेट किस तरह से किया जाता है, इंटीग्रेशन किस तरह से होती है, हाउ टू इंटीग्रेट। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, हम उसे इंटीग्रेट किस तरह से करें। हम कहते हैं कि इसे हम कहते हैं हाउ टू इंटीग्रेट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले नॉर्मल, जो हम जिससे पावर रूल की बात करते हैं, जिससे हम एक रूल की बात करते हैं, पावर रूल है हमारे पास, हम उसके ज़रिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। पावर रूल जो है बेसिक रूल इसका यही है, पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी, अब मैं बात कर रहा हूँ, अब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात नहीं कर रहे, इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं, लिमिट्स के बगैर बात करूँगा, ठीक है। तो जहाँ पे लिमिट्स लिमिट्स पर लगा के फिर आपको बता दूंगा कि लिमिट्स किस तरह से अप्लाई होती है। सिर्फ सिंपल अभी हम बात कर रहे हैं कि सिंपल इंटीग्रेशन किस तरह से की जाती है। अभी हम लिमिट्स के बगैर, यानी हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल हैं, उनकी बात करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर हो एक्स पावर एन डी ऑफ एक्स, इसे हमने इंटीग्रेट करना हो, इसके लिए एक शर्त ये है कि ये इक्वल होगा हमेशा एक्स एन पावर 1, यानी हम क्या करेंगे, उसकी पावर में एक प्लस कर लेंगे, डेरिवेशन में पावर में माइनस करते थे, उसका रिवर्स पावर में प्लस करेंगे, और उसी के साथ जो हम हमारे पास ऊपर अभी रिजल्ट बन गया है, क्या बन गया है, n+1 बन गया है, तो n+1 से ही डिवाइड कर देंगे। इसके लिए शर्त ये है कि n जो है शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल इसकी कर लेते हैं, ठीक? तो हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं 1, पहली एग्जाम्पल, यानी हमने इंटीग्रेट करना है, लेट्स से हमारे पास है एक्स स्क्वायर dx। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम इस पर यही रूल लगाते हैं, क्या है, n+1, यानी टू है तो 2+1, इंटीग्रेट का साइन खत्म हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x 2+1, 2+1, जो ये बन गया है 2+1, उसी से हम डिवाइड कर देंगे 2+1 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x³ / 3, प्लस इसमें अच्छा एक और चीज़ का इजाफा करना था, यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पे हम लगाते हैं +c, ठीक है, +c। ये c किस में आता है, सिर्फ इनडेफिनेट, ये c सिर्फ और सिर्फ किन में अपीयर होगा, इन डेफिनेट इंटीग्रल्स में, और ये c मैं आपको बताऊंगा कि c क्यों लगाया जाता है, c की क्या वजह है, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में अपीयर होता है, डेफिनेट में ये कैंसिल आउट हो जाता है, नहीं होता। प्लस c भी इसके साथ एक कांस्टेंट का भी इजाफा करेंगे, ठीक है। तो
कांस्टेंट का इजाफा पहले हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सी यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, सी की क्या रीज़न है। पहले हमें ये इंटीग्रेशन आनी चाहिए कि क्या है। अच्छा, इस सेकंड एग्जांपल हम इसकी देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो सकता है, पावर रूल हम यहाँ पर भी लगाते हैं, जैसे बाज़ दफ़ा ऐसे हो सकता है कि हमें सिर्फ ये किया जाए डी एक्स, सिर्फ डी एक्स है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ डी एक्स है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सिर्फ डी एक्स है तो क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वन है। अच्छा, अब वन को हम ये भी लिख सकते हैं कि वन की जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स की पावर ज़ीरो, ठीक, और डी एक्स, ठीक है। अब इस पर पावर रूल लगाते हैं तो क्या होगा, पावर रूल लगाने के लिए क्या है, हमें ज़ीरो प्लस वन अपॉन ज़ीरो प्लस वन, वही चीज़ जो ऊपर बनी थी, तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी प्लस सी भी आएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी प्लस सी के साथ ही इजाफा कर दें, अब में बन जाएगा एक्स प्लस सी, नीचे वन है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पावर वन है वो भी लिखी नहीं, एक्स प्लस सी आ गया। तो क्लास में आपका जो है अभी आपने सब ने चैट में जाकर और आपने यस, अपने यस लिखना है अपने चैट में और मुझे वो सेंड करना है, आपके अटेंडेंस में वहाँ से फिर लगाऊंगा, ठीक है। वो टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है आखिर में वो बोल के, और फिर शुरू में भी मैं चेक करता रहता हूँ ऐसे। आप सब ने अपनी अपनी जो है चैट में जाकर, और मैंने सिर्फ उसे होस्ट ओनली किया हुआ है तो वहाँ से आप सिर्फ मुझे ही मैसेज कर सकते हैं, तो आपने अपने भी चैट में जाके यस लिखकर आप मैसेज कर देना है, तो मेरे पास लिस्ट में सारा कुछ वहाँ से देख के फिर मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 जो है वो भी हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास अगर, एक्सक्यूज मी सर, जी जी, हमारे पास x की पावर 0 कैसे आई है? वन, यह वन कुछ भी नहीं है ना, तो मैं फर्ज कर लेता कि यहाँ पे वन है, ठीक है। वन है, एनीथिंग पावर जीरो इक्वल टू वन होता है, यानी फर्ज करो मैं 100 लिख लूँ, 100 पावर जीरो कर दूँ, तो ये किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल, जिसकी पावर भी जीरो होगी वो किसके इक्वल है, वो वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एक्स की पावर जीरो लिख दिया। तो ये सिर्फ आपने हर जगह बहुत जगह पे ये इन्वॉल्व होगा, सॉल्व करेंगे मगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे सिर्फ, जैसे हम डी एक्स बाई डी एक्स को डायरेक्ट वन लिख लेते हैं, ठीक है, हम उसे सॉल्व नहीं करते। तो ये आपने याद रखना है कि वन, वन की जगह पर क्या एक्स की पावर जीरो है, और जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन ऐसे आ जाता है। अच्छा, हमने अभी तक ये किया है कि स्क्वायर पावर हो, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखी है, एन जो है वो माइनस वन नहीं होना चाहिए। अगर माइनस वन हो तो क्या होता है, माइनस वन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा तो ये नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन तो ऐसे हो सकता है, हम इसकी एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन तो ऐसे हो सकता है कि हमारे पास एक्स की पावर माइनस वन हो जाए, वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हमने एक चीज़ याद रखनी है, वैसे तो इसका प्रूफ है मगर याद रखें, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे हो कि वन बाई एक्स टी एक्स, इसको हम लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स को ऊपर, एक्स पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन डी एक्स। अब देखें एक्स की पावर क्या होगी, माइनस वन, हमने कहा पावर रूल तब लगेगा जब ये एक्स जो है वो माइनस वन ना हो, ये कंडीशन आ गई। तो इसमें आपने याद रखना है कि जब भी एक्स की पावर ऐसे माइनस वन हो तो इसका आंसर इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ जो भी है वेरिएबल, जो भी है नीचे, जो भी डिनोमिनेटर में है, एक्स प्लस सी। इसकी और शराइत भी है, फिर हम आगे जाके करेंगे। इसकी शर्त में ये भी है कि इसको हम नेचुरल लॉग ऑफ वेरिएबल जो भी नीचे लिख सकते हैं जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, जो ऊपर है तो उसका डेरिवेटिव नीचे मौजूद है, तो फिर हम ये पावर रूल लगाते हैं। बाकी फिलहाल हम अभी सिर्फ जनरल ये देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन होती किस तरह से है, ठीक है। पावर रूल्स में मेन हम लगाते हैं, पावर रूल ये है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की इंटीग्रेशन होती है वो वही है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं सम और डिफरेंस के साथ, यानी इंटीग्रेशन हमने पहले देख लिया पावर रूल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था दो जो हमने पहले पढ़े, कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेशन और सम और डिफरेंस वाला, वो भी इस पर अप्लाई होते हैं। तो वो कैसे अप्लाई होते हैं,
यानी हमारे पास अगर कांस्टेंट मल्टीपल है, यानी हमारे पास इसका सेकंड जो है कांस्टेंट मल्टीपल, कांस्टेंट मल्टीपल है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है 3x² dx, इसे हमने सॉल्व करना है। हमने देखा था कि 3 को हम 3 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग हो गया। क्या रह गया अंदर x² dx। फिर कैसे लिख सकते हैं इसको 3, और ये क्या हो जाएगा x² 2 + 1 सॉरी, और डिवाइड कर देंगे इससे 2 + 1 और प्लस c भी आ जाएगा। ठीक है, हमने ये देखा कि जो भी इंटीग्रल आया है, यानी 3 यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, ठीक है, मैं सिर्फ ये 3 को ऐसे रख रहा हूँ बताने के लिए कि यहाँ पे x³ आ गया अपॉन 3 प्लस c है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास क्या बचता है, देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय x³ बाय 3 प्लस 3c, ये 3 3 कैंसिल हो गया। तो क्या यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे हमें दोबारा लिख देना चाहिए कि x³ प्लस c, तो ये ठीक होगा, यानी यहाँ से ऐसे लिखते हैं तो ठीक होगा, ये बिल्कुल ठीक होगा। क्यों कि देखें c भी कांस्टेंट है, 3 को c से मल्टीप्लाई करें तब भी कांस्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल c जो है वो 2 हो, c इक्वल्स टू 2 हो, तो 3c क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 भी कांस्टेंट है। यानी हम लिख सकते हैं कि इस पूरे की जगह पे सिर्फ एक c लिख देते हैं कि कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, हमने यहाँ पे c लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड जो है रूल है, टाइम थोड़ा सा रहता है तो उसमें थर्ड रूल जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम देख लेंगे कि ये सी जो है ये क्यों लगाया जाता है, सी की रीज़न क्या है। ठीक है, ये आज टाइम हुआ तो आज देख लेंगे। तो ये है सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस के लिए एग्जांपल अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी हम एग्जांपल कर रहे हैं, लिख चुके हैं पहले, मैंने आपको बताया वहाँ पे। सम और डिफरेंस की एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ऐसे है क्वेश्चन x³ प्लस 3, या प्लस x कर लेते हैं, 3 अभी कॉन्स्टेंट आ जाएगा, x कर लेते हैं, प्लस x dx। हमने क्या देखा था कि इंटीग्रल साइन भी मल्टीप्लाई होगा अंदर, और साथ जो है साथ जो dx है वो भी मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रल साइन को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये x³ dx प्लस फिर x dx। हमारे पास अब दो प्रॉब्लम्स होगी वैसी जैसे हमने पहले सॉल्व की है ऊपर, तो डायरेक्ट अभी हम इसका आंसर लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा x³ + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस, अब मैं प्लस सी नहीं लिख रहा, प्लस सी मैंने यहाँ पे बताया कि लास्ट में मैं लिख दूंगा, मुझे पता है कि सी सी ऐड होंगे तो ये कोई सी आए, कांस्टेंट आए। तो यहाँ पे लिखा x1 + 1, और नीचे भी लिखा 1 + 1, और मैंने प्लस सी यहाँ पे ऐड कर दिया। ये क्या बन गया मेरे पास, ये आ गया x⁴ अपॉन 4 प्लस x² / 2 प्लस c, ये इसका रिजल्ट है। प्लस प्लस हो या माइनस हो, यानी ये माइनस भी हो तब भी ऐसा ही होगा, माइनस हो माइनस हो माइनस हो, प्लस या माइनस हो तब भी ऐसा ही होगा, और यहाँ पे आप प्लस ही लगाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस से इसको फर्क नहीं पड़ता, ऐड करेंगे हमेशा इसे। ठीक है क्लास, तो अब यहाँ तक हमने इंटीग्रेशन का, मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं ये पावर रूल की मैं आपको सेंड करूँगा, तो आपने इन पे प्रैक्टिस करनी है। और ये जो कांस्टेंट मल्टीपल हो गया, सम और प्रोडक्ट रूल हो, सम एंड डिफरेंस रूल हो गया, ये लगाकर तो आपने वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। ठीक है, सिर्फ आपने ये देखना है कि इंटीग्रेशन होती किस तरह से है। फिर नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि ये सी यहाँ पर क्यों हम उसका इजाफा करते हैं, और ये फिर सी के इजाफे के बाद फिर हम देखेंगे कि ये जो
डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जिसमें लिमिट्स अप्लाई होती हैं, वो किस तरह से हम उन्हें अप्लाई करते हैं, उनका उनका और इनका जो डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो मेथड है वो कहाँ पे जाके थोड़ा सा चेंज होता है, कहाँ पे उसमें इजाफा